माननीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी मंच पर आए। आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और ये तालियां तब तक बंद नहीं होनी चाहिए जब तक कि माननीय मंत्री जी स्थान न ग्रहण कर लें। और हमारे एडिटर चीफ ब्रजेश राजपूत जी, आप भी कृपया मंच पर आए। और आज का एक पल बेहद खास है क्योंकि आप ग्रामीण विकास को लेकर आज जो सुनने जा रहे हैं वो बेहद खास है। और विंध्य के इस विकास में क्या भूमिका आप नई महसूस करते हैं, ये भी बड़ी बातें आज होने जा रही हैं। मंच आपके हवाले, ब्रजेश सर। तो आप सबका स्वागत है विंध्य की उड़ान नाम के इस विस्तार न्यूज़ के खास प्रोग्राम में। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए। प्रहलाद जी धन्यवाद विदेश जी। और ये भी गजब संयोग है कि हम दो नरसिंहपुर जिले के लोग रीवा की पुण्य भूमि में बैठे हुए हैं। मैं कहने वाला था कि पढ़ा लिखा ना हो, नरसिंहपुरिया हो। हाँ, रीवा के दो लोग बातचीत कर चुके हैं इसके पहले, और हम दो नरसिंहपुर वाले बात करेंगे। तो प्रहलाद जी, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, और तो जब इस विभाग की आपको जिम्मेदारी मिली तो क्या महसूस हुआ आपको? क्या जिम्मेदारी लगती है? इस रीवा के एक जो गौरवशाली इतिहास है और एक विकास के पथ पर रीवा चल भी रहा है, तो क्या जिम्मेदारी लगती है आपको इस जगह पे आके? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि मैंने 2003 में जब मैं पहली बार यहाँ पर जो विज़न डॉक्यूमेंट के लिए मैं आया था, तब मैं रीवा आया था 2003 में। और सभी संभाग केंद्रों पर विज़न डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जितने भी समाज के लोग हैं, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, सबको साथ में लेकर ये प्लान तैयार करने की बात हुई थी। उसके और मैं पीछे अगर जाता हूँ तो जब हम युवा मोर्चे के नेता थे तो मुझे रीवा और बिलासपुर संभाग में प्रायः लोग नहीं आते थे, लेकिन मुझे हर बार आने का मौका बिलासपुर संभाग में और रीवा संभाग में मिला। मैं वो जो परिवर्तन देखता हूँ, तब भी हम सब लोग बड़े दावे से कहते थे सफ़ेद शेर है और उसके मिलने के स्थान भी यहीं पर हैं, जल उपलब्ध है, जंगल उपलब्ध है, और लोगों में जज्बा बहुत था। और जो बात मैं आदरणीय राजेंद्र जी से सुन रहा था, ये बड़ी बात है कि पेशेंसफुली हमने उन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके जो आगे बढ़ाया, इसलिए लोग आज राजेंद्र जी को विकास पुरुष के रूप में कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें देखनी होगी, जब पानी तो था लेकिन बाढ़ संकट के लिए आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, उसका कोई विकल्प ढूंढने की बात नहीं करता था। लेकिन संयोग था कि 2003 में सरकार बनी और संकल्प के साथ ये फैसला हुआ कि नहीं, इसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जंगल था, वही शेरों का इतिहास था, सब कुछ होने के बाद भी हम उसको मार्केट नहीं कर पाए। और इसलिए जहाँ तक सवाल व्यवस्थाओं का है, पहले हम लोग सीधी और सिंगरौली जाते थे तो सोच कर आते थे कि भाई 3 दिन लगेंगे हमको, बिल्कुल बिल्कुल, और लौट कर। और हम लोग तो ऐसे प्रवासी लोग थे कि भोपाल से निकलते थे तो कभी 17 दिन बाद पहुंचते थे, कभी 18 दिन बाद पहुंचते थे, और हम 1 महीने बाद फिर वो टीम मिलती थी कि हम ये 17 जिले घूम कर आए, वो दूसरा कहता था और फिर विमर्श होता था। तब हम विकास से ज़्यादा विकास को मुकाम तक पहुंचाने वाले चेहरे ढूंढते थे जी, कि उस 10-12 लोगों में कोई एक व्यक्ति मिलता था और हम कहते थे कि जी हमारे काम का है। फिर दूसरा हमारा मित्र आता था, वो देखता था कि नहीं नहीं ये काम का है, और फिर तीसरी बार में हम उसका घर छोड़वाते थे कि पार्टी का काम करो। तो मुझे लगता है कि तब से लेकर आज तक के जो परिवर्तन है वो आंखों के सामने दिखते हैं। फिर मैं बीच में कोयला राज्य मंत्री बना श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तब फिर मुझे एक बाढ़ के आपदा में रीवा में मुझे CSR का पैसा उपयोग करके सतना में, रीवा में, सीधी में यहाँ पर काम करने का मौका मिला। ये चीज़ें आपको ज़मीन से जोड़ देती हैं। जब मुझे प्रभारी मंत्री बना तो ये सारी बातें, पिछला फ्लैशबैक आपके सामने आता है, और गौरवान्वित करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ मेरी सरकार के नेता, उनने विंध्य को वो मुकाम दिया कि जो पिछड़ेपन की बातें थी वो अब ख़त्म हो गई हैं। अब लोग गर्व करते हैं कि नहीं, हम रीवा की धरती पर। बहुत शानदार। बिल्कुल,
मैं भी अपना याद दिलाऊं कि मुझे भी 2003 से लगातार यहाँ चुनाव में आता हूँ, तब हम भी देखते थे राजेंद्र शुक्ला जी को कि कैसे धीरे 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 रीवा बदला है और अब रीवा एकदम बदला हुआ दिखता है। हम दूर बैठे लोग पहले रीवा को सिर्फ सैनिक स्कूल के नाम से जानते थे और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हमने भी दिया मगर हो नहीं पाया। मगर जिन लोगों ने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया वो बड़े बड़े पदों पर है। भारत के थल सेनाध्यक्ष इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, भारत के जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो भी यहीं के स्कूल के पढ़े हुए हैं। और रीवा जाने क्यों मुझे लगता है कि बड़े प्रतिभाशाली उर्वर ज़मीन है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में की बात करूं तो हमारे विस्तार न्यूज़ में जो आधे से ज़्यादा लोग हैं सब रीवा के हैं और यही वजह है कि हमारा विस्तार न्यूज़ चमकता है और इतनी बेहतर तरीके से चलता है। मगर अब आपको क्या लगता है कि रीवा में लगातार प्रगति के पथ पे तो है, मगर अब और क्या किया जाना बाकी है? क्योंकि फिर आप लोगों की सरकार है और फिर लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। अभी भी मुझे लगता है कि रीवा में एक पलायन की समस्या है, प्रतिभाशाली लोग पलायन करते थे, तो क्या वो परिस्थिति कब बदलेगी, कब रीवा में रोजगार आएगा? जो बात आपने कही तो मैंने कहा ना कि बौद्धिकता की कमी नहीं है। बौद्धिकता कमी नहीं, सही है, बिल्कुल। जब मैंने 3 बातें कही थी तो उसमें सब ये बात मैंने कही थी पहले आपसे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बौद्धिक होने में अगर वो यहाँ रोज़गार यहाँ नहीं मिल रहा है इसलिए बाहर जा रहा है, मैं इस परिभाषा से सहमत नहीं होता। मैं बालाघाट का सांसद था, वहाँ से लोग बाहर जाते थे। लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है इसलिए बाहर जाते हैं, जबकि सच ये नहीं था। सच था कि उनको वहाँ काम नहीं करना था, वो नागपुर में ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते थे। मुझे लगता है कि रीवा के बारे में जो दुष्प्रचार हुआ है जी, ठीक है, पानी नहीं था तो गरीबी हो सकती है, अन्न कम हो सकता है, लेकिन उसकी मेघा में कोई कमी नहीं थी। और इसलिए कई बार परसेप्शन जो होता है वो यथार्थ से बहुत दूर होता है। मैं बुंदेलखंड के बारे में कहता हूँ, मैं 10 साल दमोह का सांसद था। मेरी पहली शर्त थी कि सरकार से पैसा मत मांगिए कि हम भूखों मर रहे हैं या सूखे के लिए या पलायन के लिए पैसा मांगे। मैं विरोधी था और बाद में तस्वीर बदल गई। आज पूरे बुंदेलखंड में पानी ही पानी है और 25 तारीख को जब कैन बेतवा का भूमि पूजन प्रधानमंत्री करेंगे उसके बाद कोई एक जगह नहीं बचेगी जहां पर बुंदेलखंड में पानी ना हो। और उसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल के बाद जो तस्वीर होगी तो एक तरफ परमार और चंदेलकालीन तालाब होंगे और दूसरी तरफ कैन बेतवा का पानी होगा। और जो हमारी सरकारों ने वहाँ पर डैम्स बनाए, ये गर्व के साथ मैं कहूँगा, कांग्रेस से दावा नहीं कर सकती। वो बुंदेलखंड हो, बिंद हो, महाकौशल हो, जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। लेकिन अगर हमें आगे जाना है, या मिनरल्स है, मैंने कहा ना कि जल है, जंगल है, उसके बाद में यहाँ पर खनिज है, हम में मेघा है, तो कमी कहाँ है हमारे पास? रेलवे ट्रैक है, रोड है, तो ये चीज़ें हैं जो विकास का पैमाना तय करती हैं। और आज की तारीख में सिंगरौली जैसा जिला जो एक समय में पहुंच से बाहर था, आज वो एनर्जी का सेंटर है, उसको राजधानी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन विकास के जो पैरामीटर्स हैं, रेल है, सड़क है, रॉ मटेरियल है, हमारे पास में काम करने वाले लोग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, करने की इच्छा शक्ति चाहिए। और अब हवाई जहाज भी जुड़ गया है। हाँ, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचने में लोग बिचौलियों को बेचते थे। अगर कंपनी का मालिक आए या उसका कोई मैनेजर आए, दोनों के फैसले में अंतर होता है। और इसलिए जब कभी रीजनल इंडस्ट्री के समय लोग आए हैं तो और तेज़ी के साथ में फैसले करने की उनकी सामर्थ्य भी बढ़ी है और ये हमको लाभ देगी। बिल्कुल, हम लोग ने देखा है राजेंद्र शुक्ला जी को हम लोग लंबे समय से देखते हैं, हर सरकार में मंत्री होते हैं और जब सरकार में मंत्री नहीं थे तब भी लगता था कि सरकार में मंत्री क्यों नहीं है। और मैं बार बार राजेंद्र जी से बोलता था कि आप जैसे सौम्य विनम्र लोग, मैं देखना चाहता हूँ कि आप चुनाव में भाषण कैसे देते हैं और कैसे जनता आपको पसंद करती है। मगर जब मैं रीवा आता था तो लगता था जनता आपको इसलिए पसंद करती है कि रीवा को कितना बदल दिया गया है। मगर अभी भी लगता है कि रीवा में हम रीवा की बात करते हैं, सतना की बात करते हैं, सिंगरौली की बात की आपने, मगर सीधी की बात फिर भी छूट जाती है। सीधी क्यों विकास के रफ्तार पे पीछे रह रहा है बार बार? मुझे इसलिए नहीं लगता। रीवा विकसित होगा, सिंगरौली विकसित होगा तो बीच का कोई हिस्सा खाली नहीं छूट सकता। ये बड़ी अजीब सी धारणा है। अगर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग जाएगा तो आप मानकर चलिए कि कोई जो नहीं चाहता वो भी उस विकास का हिस्सेदार बनेगा। इसलिए ये जो धारणा है, कई बार हो सकता है कि सीधी के बारे में किसी पैरामीटर्स में सीधी कम हो, ये हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसमें हम सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो ये जो शब्द है कि सब सीधी उपेक्षित हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि कोई भी मुख्यालय से सबसे निकटतम कोई जगह है तो वो सीधी है रीवा संभाग से।
और वो भी कोल जैसे खनिज के निकट है, तो निश्चित रूप से उसको उसका लाभ मिलेगा। आपने पूरे देश में राजनीति की है, कई जगह लंबे लंबे आपको प्रवास मिले हैं, आप जिम्मेदारियां मिली हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट भी संभाला है और मध्य प्रदेश का तकरीबन सारा इलाका घूमा हुआ है। मगर उन सारे इलाकों को घूमने के बाद जब आप रीवा और खासकर विंध्य इलाके में आते हैं तो यहाँ कैसा महसूस होता है? यहाँ के लोग और जगह के लोगों से कैसे अलग हैं, कैसे डिफरेंट हैं? मुझे लगता है कि नहीं, मुझे तो कभी नहीं आई है, लेकिन गंगा के निकट से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के लोग थे, तो उनमें कोई बहुत ऐसी तेजी से कोई चीज़ पानी है ये भाव नहीं रहा है। देखिए, जब साधुता होती है तो विद्वता होने के बाद भी बहुत तेज़ी से लेने की आदत नहीं होती है। लेकिन जब हम अपेक्षाएं बढ़ाते हैं, स्वाभाविक है कि समाज पर उसका असर पड़ता है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता कि ऐसा है। हमको नज़रिए में अगर किसी का आकलन करना है तो हमें आकलन करने के पैरामीटर तय करने होंगे। लेकिन मैं रीवा को जब भी देखता हूँ, मैं डॉक्टर जोशी जी जैसे महान विद्वान से जब मैं बात करता हूँ तो उनकी पसंदीदा जगह थी। और इससे मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ की मेधा और प्रतिभा के बारे में सोचना है तो देश का बहुजन समाज पार्टी का पहला सांसद यहीं से बना है। तो अगर आप परिवर्तन की सामर्थ्य रखते हैं, सोच रखते हैं, वो बाद में दूरगामी उसके क्या परिणाम होंगे वो अलग बात है, लेकिन फैसला लेने की ताकत उनमें है, तो आप उनको पिछड़ा और निष्क्रिय नहीं कह सकते। ये कहने की गलती मत करिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जो जागरूक व्यक्ति होता है उसके पास हो सकता है कि कोई धन की कमी हो, लेकिन उसके फैसले करने में जो सामर्थ्य होती है उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए रीवा संसाधनों वाला जिला है। अब उसने और विकास की बहुत तेज़ी से ऊंचाइयां छुई हैं, लेकिन उसकी मेघा के बारे में ज़रूर हमें विचार करना चाहिए कि हम उसको एड्रेस करें। इस बारे में विचार कर रहे हैं। नहीं, रीवा में सब है, यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। हम जिस कैंपस में बैठे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी संस्थान पत्रकारिता का, इतना बढ़िया कैंपस है, ये सब है। मगर अभी भी लगता है कि जो मध्य प्रदेश के जिन 4 शहरों की हम लोग भोपाल में बैठ के बात करते हैं, तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर तक सिमट के रह जाते हैं। उनमें रीवा का नाम कब जुड़ेगा, जो रीवा की जनता जानना चाहती है? नहीं, मुझे लगता है कि पहले रीवा संभाग में लोग कहते थे कि सतना मुख्यालय है, ऐसी भाषा बोलते थे। अब तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई आदमी मुझे मिला नहीं जो रीवा को ना कहता हो, बल्कि रीवा को मैं 2 परिवर्तनों को बहुत तेज़ी से देखता हूँ, रायपुर को और रीवा। बहुत सही। अगर कंपेयर करना है तो आप इस दृष्टि से करिए कि रायपुर के डेवलपमेंट को, रीवा के डेवलपमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब महानगर है, जबलपुर पिछड़ गया, इंदौर आगे चला गया, ये होगा। समय धरती का भी तय है, व्यक्ति का भी तय है। बदलाव कब आएगा वो समय शायद रीवा का भी चल रहा है और वो ऊंचाइयां छुएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप रीवा के प्रभारी मंत्री हैं, तो रीवा की जनता को इस मंच के माध्यम से क्या भरोसा दिलाएंगे कि रीवा किस जगह पे आने वाले वक्त में पहुंचेगा? रीवा में क्या करने जा रही है आपकी सरकार? देखिए, आप नरसिंहपुर के हैं। नरसिंहपुर ज़िले में गन्ना आया था। मेरी आखिरी सभा गाडाबरा में हुई थी, मैं किसान नेता था। मैंने नरसिंहपुर के स्वाभिमानी लोगों से कहा था, गन्ना आया है, पानी तुम्हारे पास है, पैसा भी आएगा, लेकिन ध्यान रखना अगर चेते नहीं तो नशा और अपराध भी आएगा। ये बात जब मैंने कही थी, पता नहीं कितने लोगों ने गंभीरता से ली, लेकिन याद सबको है। और आज वो दुष्परिणाम नरसिंहपुर जिला भुगत रहा है। मैं रीवा के लोगों से भी यही कहूँगा, विकास हम सबको आनंद देता है, विकास हमारी सामर्थ्य को बढ़ाता है, लेकिन हमारी पीढ़ी आने वाले खतरों के प्रति सचेत रहे, ये जागरण का संकल्प भी लीजिए। तब आपका विकास पीढ़ियों तक आपके यश और सम्मान को कायम रख पाएगा। आप बुद्धिमान हैं, इसको कोई प्रहलाद पटेल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपकी परंपराएं इतनी विस्तारित हैं, जो है इतिहास में उतना ही पर्याप्त। सफ़ेद शेर यहाँ थे, ये दुनिया का इतिहास जानता है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, तो मैं मानता हूँ कि वो सिद्धों के स्थान की पूंजी थी। जब ये कहा जाता है तो मैं नर्मदा की कृपा का क्षेत्र मानता हूँ इसे। और रेवा और रीवा, अंग्रेजी में तो रेवा ही है। रेवा का मतलब होता है कि क्रोध की चरम सीमा,
नर्मदा का जो नाम है वो क्रोध की जो चरम सीमा होती है वो बिंदु, उसे रेवा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी शांत चित्त दिखने वाले व्यक्ति को कमतर मत आकिए, ये जरूर मैं कहूँगा। रीवा के भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, तो प्रहलाद जी को प्रहलाद जी इसलिए मानते हैं हम नरसिंहपुर के लोग कि वो नब्ज जानते हैं। मैं जब यहाँ चढ़ा था तो जनता से बात करा था लोगों से कि क्या यहाँ पे क्या अभी बुराई आ रही है, तो सबने इसी नशे की बात की थी कि यहाँ पे कोरेक्स और जो नशे की चीज़ें एकदम बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी बैठे हैं, मेरी उनसे भी अपील है, सारे लोगों से अपील है, उन युवाओं की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रगति आ रही है, पैसा आ रहा है, मगर उस नशे के रोका जाए। तो निश्चित ही रीवा चूँकि गौरवशाली ज़मीन है, बड़े बड़े नेताओं की ज़मीन है और वो आगे उर्वर होगी, इसकी उम्मीद है मुझे। नहीं, मुझे भी पक्का विश्वास है। हमारा नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, शासन और प्रशासन और जो सामाजिक कार्यकर्ता जो बच्चों के भविष्य के बारे में अपना संकल्प व्यक्त करते हैं, हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे और इसे रोकेंगे। ये विश्वास करिए, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।